हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। तो लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो डिस्कस किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में कि हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। जो टोटल हमारे पास 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। इसमें हमने पढ़ा था व्हाट आर द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर इट्स हाउ वी कैन एक्सप्लेन these different types of colligative properties. Okay, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होंगी? तो those properties of the solution which depends on number of solute particles, not on nature. तो इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे दो प्रॉपर्टीज के बारे में, रिलेटिव लॉवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. Still, we have remaining two properties. What are they? They are depression in freezing point and osmotic pressure. तो आज हम इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं. What is depression in freezing point and what is osmotic pressure? Okay? तो हम वन बाय वन दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे. Okay? Let's go. तो फर्स्ट हमने दो प्रॉपर्टीज ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट. ठीक है. तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है एक्चुअली में? तो हमारे पॉइंट इज द टेम्प इज द पॉइंट. तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है? सबसे पहले हम फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे. द टेम्परेचर at which the solid and the liquid state of a substance have the same vapor pressure. ठीक है. सिंपल डेफिनेशन हम कह सकते हैं. तो फ्रीजिंग पॉइंट कब होएगा किसी भी चीज का कि हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है उसको किस तरीके से हम कंबाइन कर रहे हैं. ओके. कि हमारे पास एक लिक्विड सब्सटेंस है. लिक्विड किस में कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है. ठीक है. तो अब इसका क्या आ गया? फ्रीजिंग पॉइंट हो गया. इस टाइम टेम्परेचर पे वो किस पे कन्वर्ट हो रहा है? सॉलिड में. और सॉलिड में कब कन्वर्ट होगा? द टेम्परेचर एट व्हिच सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट ऑफ ए सब्सटेंस हैव सेम वेपर प्रेशर. ओके. तो हम जो बात कर रहे हैं वो यहाँ पे बात कर रहे हैं सोल्यूट एंड सॉल्वेंट के ऊपर. ठीक है. तो हम सिंपली बात करें कि जो नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता. नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करता बट किसके ऊपर करता है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है. मान लीजिए हमारे पास क्या है, थोड़ी देर के लिए हम इमेजिन करें कि हमारे पास क्या है? वाटर है. इसमें क्या है? वाटर है. ठीक है. वाटर क्या हो गया? लिक्विड हो गया. और एक तरीके से ये क्या हो गया? सोलवेंट हो गया. अब हमने इसमें क्या ऐड कर दिया? सोल्यूट ऐड कर दिया. अब सोल्यूट क्या होता है? हमारा सॉलिड हो गया क्योंकि ये हम सॉलिड और लिक्विड की बात कर रहे हैं. तो ये हमारे पास सॉलिड मान लो हमने ले लिया शुगर. तो अगर आप पहले इसका जो टेम्परेचर था वो फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस था. कितना था? 0 डिग्री सेल्सियस. अगर हम इसी को क्या करें, इसमें सोल्यूट शुगर ऐड कर दें तो अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? डिप्रेस हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा. डिप्रेशन मतलब कम होना. तो क्या होगा? और ज्यादा हमारा लेट आएगा. तो क्या होगा? इस तरीके से हम क्या कह सकते हैं कि जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट. तो हम कह सकते हैं द फ्रीजिंग पॉइंट
मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ फ्रीजिंग पॉइंट। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर देन that of the pure solvent। ओके, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारा जो कॉन्सेप्ट आता है वो क्या आता है, हम एक ग्राफ बनाएंगे। मान लो हमारे पास इस साइड क्या है, वेपर प्रेशर है, ठीक है, इस साइड क्या है, टेम्परेचर। तो अगर हमें फ्रीजिंग पॉइंट का जो ग्राफ है वो बनाना हो तो किस तरीके से बनेगा। मान लो ये हमारे पास TF है, TF है हमारे पास सॉल्यूशन का, और जो दूसरा TF है वो हमारे पास है प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर हमारा सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो कुछ इस तरीके से आता है, तो ये हमारा कहलाएगा जो जमने वाला सॉल्वेंट है उसका फ्रोजन सॉल्वेंट रहता है, और ये लिक्विड सॉल्वेंट है आगे रहे, ठीक है। तो जो इतना डिफरेंस आया उसको बोला जाता है डेल्टा TF, यानी टेम्परेचर फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो इसका डेल्टा TF का मतलब होता है यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, क्लियर। तो यहां से एक जो रिलेशन आता है वो क्या आता है, डेल्टा TF इज इक्वल टू डेल्टा TF नॉट माइनस में डेल्टा TF। तो ये किसका है, प्योर का है, ये हमारा किसका है, सॉल्यूशन का है। तो हम क्या कह सकते हैं कि मैथमेटिकली डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमारा क्या होगा, डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी हमारे पास क्या होगी, मोलेलिटी होगी, ठीक है। तो इसी वजह से इसकी जो यूनिट आती है वो क्या होती है, जो कैफ है इसको हम डायरेक्टली निशान हटाएंगे तो क्या आएगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू कैफ, यानी कांस्टेंट आ जाएगा, फ्रीजिंग कांस्टेंट आ जाएगा, और इनटू M। तो फ्रीजिंग कांस्टेंट के लिए क्या हो जाता है, केल्विन आते हैं, क्योंकि टेम्परेचर यूनिट क्या होते हैं, केल्विन पर मोल होती है। तो ये आ जाएगा, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है, यानी डिग्री पर मोलरिटी, ठीक है, डिग्री पर मोलरिटी, ओके। अगर हमारी मोलरिटी अगर हम मान ले 1 मोलरिटी अगर हम मान लें तो क्या होगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू कैफ इंटू M था। तो मोलरिटी की वैल्यू हमने क्या मानी, 1 मानी, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू कैफ, ये रिलेशन भी आता है। और इस कैफ को इस टाइम क्या बोला जाता है, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, और एक दूसरा नाम भी कह सकते हैं इसको, मोलर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, दोनों नाम इसी के ही, क्लियर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है। और इसको अगर हम सिंपली जो डिफाइन करना हो वो क्या करेंगे, द डिप्रेशन, इसको अगर हमें सिंपली डिफाइन करना हो तो इसको हम कैसे करेंगे, द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। तो यानी 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, 1 ग्राम मोल ऑफ सॉल्यूट
डिजोल्व इन किसमें 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, तो ये हमारी क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ओके, तो depression in freezing point is the temperature is directly proportional to the molar concentration of the solute। ठीक है, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट है तो नंबर ऑफ मोल्स आए। ठीक है, तो इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं इसको, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब बाय चांस हमें निकालना हो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर, तो उसका हमारा डायरेक्ट उसी तरीके से जैसे बॉइलिंग पॉइंट था उसका भी यहाँ भी सिंपली डायरेक्ट आता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू केफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ठीक है, तो डब्ल्यू ए हमारा वेट ऑफ सॉल्वेंट है, ये हमें से याद रखना, वेट ऑफ सॉल्वेंट रहेगा और ये वेट ऑफ सोल्यूट रहेगा। ठीक है, और जो एम बी है वो मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट रहेगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ये कांस्टेंट है ये आपका। क्लियर, तो इसको जो दूसरा रिलेशन है अगर हमें मोलर मास निकालना हो तो एम बी इजिकल टू क्या लिखेंगे हम, केफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ एम बी था पहले, अब क्या आ जाएगा डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। तो ये हमारे दो रिलेशन निकलते थे एम बी का और डेल्टा टी एफ। डायरेक्टली जो क्वेश्चन आता है या तो इस पे आता है या इस पे आता है, या तो आपको फ्रीजिंग पॉइंट निकालना होगा या फिर मोलर मास निकालना। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, प्रेशर, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या होगा कि सिंपली हम ऑस्मोटिक प्रेशर से पहले ऑस्मोसिस डिफ्यूजन इनके बारे में पढ़ेंगे, बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऑस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द एक्सेस प्रेशर which must be, हाँ ये कह सकते हैं हम, which must be applied to a solution to prevent the passage of solvent into its through, हम ये कह सकते हैं इस थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यानी जो हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को प्रिवेंट कर सके उसको क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, अब हम वन बाय वन व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है या फिर हमारे पास डिफ्यूजन क्या होता है। तो जो ऑस्मोसिस होता है इज द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक प्लेस थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, बट डिफ्यूजन में क्या होता है, कोई सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती। जो ऑस्मोसिस होता है मैं आपको उसमें डिफरेंस समझा देता हूँ दोनों में और उनको हम समझ लेते हैं। ओके, तो ऑस्मोसिस क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस टेक प्लेस थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, बट इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं होती। ऑस्मोसिस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल ओनली, बट यहाँ पे दोनों का मूवमेंट हो सकता है। यहाँ क्या होगा, सॉल्वेंट मूव्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर, यहाँ लोअर टू हायर और यहाँ हायर टू लोअर, अपोजिट है जस्ट एक दूसरे के। ठीक है, याद रखोगे। नेक्स्ट, ऑस्मोसिस इज लिमिटेड टू सॉल्यूशन ओनली, ये सिर्फ सॉल्यूशंस के लिए होती है। डिफ्यूजन इज कॉमन इन गैस एज वेल एज लिक्विड, ये सिर्फ सॉल्यूशन के लिए हो सकती है, ये आपके लिए गैसेस के लिए एज वेल एज लिक्विड दोनों के लिए हो सकती है। Osmosis can be stopped or by reversed by the applying additional pressure on the higher concentration side। जिस साइड से मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है वहां से हम क्या करें, प्रेशर अप्लाई कर दें।
जब प्रेशर अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, फ्लो होना बंद हो जाएगा और रिवर्स हो सकता है। ठीक है, तो फ्लो होना बंद हो जाएगा तो स्टॉप हो जाएगा, और अगर हम प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर दिया तो रिवर्स भी हो सकता है। रिवर्स मतलब क्या होगा, डिफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा, यानी हायर टू लोअर चला जाएगा। ठीक है, तो इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड और रिवर्स्ड, इसको हम ना तो रोक सकते हैं ना ही उसको रिवर्स कर सकते हैं, क्योंकि हमारी क्या है, हायर टू लोअर में जा रहा है। अब आपको पता है कोई भी चीज हायर टू लोअर इजीली चली जाती है, बट लोअर टू हायर जाने के लिए हमें क्या अप्लाई करना पड़ता है, प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। ओके, तो ये सिंपली डिफरेंस थे। तो ये हमारा एक अदर हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी जो हमने डिस्कस की। ओके, तो इस चैप्टर में आपका इतना ही, जो मोलिकुलर एबनॉर्मल मोलर मास है और दूसरा आपका वांट ऑफ फैक्टर है, ये दोनों आपके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए, तो आपका चैप्टर फिनिश हो जाता है। ओके, थैंक यू गाइस, हैव ए नाइस डे।